तो दोस्तों आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? अंकगणित। हम लोग अंकगणित के बारे में आज पढ़ेंगे। इसी चैनल पर अंकगणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे हैं, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी भी करीबन 50 से अधिक एपिसोड्स आ चुके हैं, और आगे भी बहुत आने वाले हैं। यानी मेंटल एबिलिटी के करीबन 300 एपिसोड्स आएंगे, और अंक गणित के करीबन यानी अरिथमेटिक्स के करीबन 200 से अधिक एपिसोड्स आने वाले हैं। तो आप लोग एक ही चैनल पर इन दोनों विषयों की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? अब प्रश्न में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है जो करीबन 2:45 पर एक जगह पहुंचता है 4.5 घंटे की यात्रा के बाद। तो पूछ रहा है कि बताओ उसने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की थी। ठीक है, PM है का मतलब क्या हुआ कि दोपहर दिन का समय है। ठीक है, तो 2:45 PM को हम और कैसे लिख सकते हैं? अब देखो PM है, हमने इसमें 12 घंटा जोड़ दिया, यानी कि 2:45 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 में हमने 12 घंटा जोड़ दिया, तो 12 2 14, यानी कि 2:45 को आप 14:45 PM भी लिख सकते हो। आपने रेलवे में यात्रा की होगी, रेलवे में टाइम इसी फॉर्मेट में लिखा होता है, 16:55, 15:45 ऐसे। तो हमने वैसे ही लिख दिया। 2:45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14:45। ठीक है, अब कह रहा है कि 4.5 घंटा जब चला तब ये 14:45 हुआ, यानी कि 14 घंटा 45 मिनट का समय तब पूरा हुआ था जब वो पहले ही 4 घंटा 30 मिनट चल चुका था। तो अगर मुझे उसके चलने की यानी शुरुआत का समय ज्ञात करना है तो 14 घंटा 45 मिनट में से 4 घंटा 30 मिनट हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो हमने घटाया, 45 मिनट में से 30 मिनट गया तो क्या आ गया? 15 मिनट, और 14 घंटे में से 4 घंटा गया तो क्या आया? 10 मिनट। अब जब ये 12 से नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो AM में आ गया। 12 बजे दिन तक के समय को हम AM कह लेते हैं, उसके बाद का समय PM हो जाता है। यानी कि उस बंदे ने अपनी यात्रा कब आरंभ की थी? 10:15 पर सुबह में, यानी कि 10:15 AM। तो हमारा उत्तर क्या होगा? देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमारा उत्तर क्या हुआ? C। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 640 का अभाज्य गुणनखंड है, और ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? तो चलो 640 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यानी कि 640 को हम उन सभी फैक्टर्स में तोड़ते हैं जिसके बाद उनका कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होगा, यानी 640 के सभी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब कैसे? तो पहले 640 को हम तोड़ते हैं, तो क्या आएगा? 2 गुने 320, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो 640 आएगा। अब 320 को भी तोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 160। अब 160 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 80। 80 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 40। 40 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 20। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 10। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 5। यानी कि 640 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 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 5। ठीक है, यानी कि अब ये फैक्टर्स फर्दर विभाजित यानी और अधिक विभाजित नहीं हो सकते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम अभाज्य गुणनखंड। यानी कि 640 का ये सारा गुणनखंड है जो अभाज्य है। ठीक है, ये और विभाजित नहीं हो सकते। वो कौन कौन से हैं? 2 गुने 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 5। अब ये विकल्प हमें कहाँ मिलता है? ये देखो D में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? D। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। और ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 10, 15, 20 और 25। यानी कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है, ये देखो 1200 रुपया क्या है, मूलधन, 5% क्या है हमारा दर, 1800 रुपया क्या है मिश्र धन, और हमसे पूछा जा रहा है क्या, समय। साधारण ब्याज में हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर कितना है 1800 रुपया, मूलधन बराबर 1200 रुपया, दर बराबर 5% और समय बराबर हमें पता करना है। सूत्र क्या होता है यहाँ पर, उससे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, सूत्र लागू करने से पहले ब्याज निकाल लेते हैं। अब ये देखो ब्याज बराबर क्या होता है, ये तो साधारण है कि मिश्र धन और घटे मूलधन, यानी 1800 रुपया मिश्र धन है और 1200 रुपया मूलधन है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, यानी 1800 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा 600, यानी ब्याज की राशि तो हमें ऐसे ही मिल गई, यानी 600 रुपये का ब्याज उसे देना है। लेकिन कितने बरस में, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखो ब्याज बराबर क्या, हम सूत्र पढ़ते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, और ब्याज हमने कितना निकाला 600। तो 600 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 1200 गुने समय वो ज्ञात ही करना है, गुने दर 5 हमने लिख दिया, बट्टे में 100 डाल दिया, यानी कि 600 बराबर 1200 गुने समय गुने 5 बट्टे 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 600 गुने 100 बराबर क्या होगा 1200 गुने समय और गुने 5, तो समय बराबर क्या होगा 600 गुने 100 बट्टे 1200 गुने 5 हमने लिख लिया, समय बराबर 600 गुने 100 बट्टे 1200 गुने 5। अब 600 से 1200 को काटोगे तो कितना आएगा 2, हमने लिख दिया, यहाँ पर काट दिया, आ गया 2। और यहाँ पर देखो इस 2 से हमने इस 100 को काटा तो 50 और 50 को 5 से काटा तो 10, यानी कि समय बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। यानी 1200 रुपये की राशि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 1800 रुपया, इसलिए हमारा उत्तर क्या है 10, यानी विकल्प कौन सा है ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न, 140.75 गुने 0.01 बराबर है। अब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 140.75, 1.4075, 14,000.75 और 0.14075। इनमें से कोई एक हमारा उत्तर होगा जब हम इसको सरल करेंगे। अभी ये दशमलव के रूप में संख्याएं हैं, सबसे पहले हम इन संख्याओं को क्या करते हैं भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो पहले वो संख्या लिख दिया 140.75 गुने 0.01। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए पहले के एपिसोड्स में कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि दशमलव को हम क्या करेंगे, इस संख्या को पूरा पहले ऊपर में ऐसे ही लिख देंगे। तो लिख दिया 14075, इसमें कोई दशमलव नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब बट्टा लिख लिया और दशमलव को हम मान लेते हैं 1, तो बट्टे में लिख दिया 1, और दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो हम 1 के आगे में डाल देते हैं। अब दशमलव के आगे में कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं 2, एक 7 और एक 5, यानी कि 2 जीरो हम कहाँ डालेंगे 1 के आगे में। तो अब ये क्या हो जाएगा 100, यानी कि 140.75 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो वो कैसा होगा या क्या होगा, ये 14,075 बट्टे 100। अब यहाँ गुना का चिन्ह है, लिख दिया गुना, और फिर जिस तरीके से इसको भिन्न में बदला है उसी तरीके से इसको भी भिन्न में हम बदल लेते हैं। 1 है ये 0.01, तो ऊपर में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके पीछे शून्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 पर, तो ये हो गया 1 बट्टे दशमलव के लिए हमने 1 लिखा और उसके आगे 2 अंक हैं 0 और 1, तो हमने 1 के आगे 2 शून्य रख दिया। अब ये भी हो गया 1 बट्टे 100, यानी कि इसको अगर हम भिन्न में इस पूरे दोनों संख्या के गुणनफल को लिखें तो कैसे लिखेंगे, 14,075 बट्टे 100 गुने 1 बट्टे 100। अब 100 और 100 को गुना करोगे तो कितना आएगा 10,000,
और 14,075 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस भिन्न को दशमलव में बदल लेते हैं। वो कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले जितने जीरो हैं नीचे में उसको गिन लो, एक के बाद जितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो ऊपर में ऊपर की संख्या में 4 अंकों के बाद आप इसके पीछे में दशमलव डाल दो, तो 1 2 3 और 4, यानी 4 के पीछे हम दशमलव डालेंगे तो वो दशमलव वाली संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 1.4075। ठीक है, यानी कि इस संख्या को अगर हम हल करेंगे इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 1.4075, जो हमारे उत्तर विकल्प में यहाँ पर है, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सी। तो दोस्तों आशा है आप लोगों ने यहाँ बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं तो आप तो सब्सक्राइब करें ही, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि इस चैनल पर अंकगणित और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड एपिसोड्स लगातार आ रहे हैं और नवोदय की यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।